गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जाना था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस के बारे में, दैट इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस के बारे में जाना था। आज हम इनके अंदर वर्क कैसे होता है, अमाउंट ऑफ वर्क किस तरीके से हम करते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फर्स्टली हम जानेंगे कि हमारा वर्क डन किस प्रकार से होता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एंड देन वी कम टू एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा कि हम लोग जानते हैं ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और इंटरनल एनर्जी जीरो रहती है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे। वहीं एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई हीट सिस्टम में नहीं जाती है और हीट जो होती है वो जीरो होती है, रिलेटिव हीट कांस्टेंट होती है और रिलेटिव जो हीट जीरो के बराबर होती है। तो इसके अंदर हम 1 मोल ग्राम ऑफ गैस लेंगे आइसोथर्मल की प्रोसेस में इन कंडक्टिंग सिलेंडर एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन जो कनेक्ट है उसके साथ। उस कंडीशन में जब हम इसे कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में कितना वर्क हमारे द्वारा किया जाता है। एंड सेकंड कंडीशन में हम लेंगे एडियाबैटिक कंडीशन में 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इन नॉन कंडक्टिंग कंटेनर एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन के साथ जब हम उसे कंप्रेस करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, सडन एक्सपेंड करेंगे तो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। So first is work done isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अब हम इसको थोड़ा देखते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं कंसिडर्ड 1 मोल of ideal gas in perfectly conducting container fitted with frictionless conducting piston। तो हमने एक आइडियल 1 मोल ऑफ आइडियल गैस लिया जो कि परफेक्टली कंटेक्टेड कंटेनर में है और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हमें कितना उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर हमारा इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर जो थे, हमारा इनिशियल लेवल पे हम बात करें, एट इनिशियल हमारा प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T था, एंड एट फाइनल स्टेज हम लिखेंगे तो हमारे पास जो प्रेशर फाइनल स्टेज हमारा प्रेशर P2 हो जाता है, वॉल्यूम V2 हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर हमारा T रहता है। अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास जो एरिया है, एरिया ऑफ आवर कंटेनर इज गोइंग टू बी A, सो हमारे पास जो फोर्स होती है उसका फॉर्मूला हमको पता है। फोर्स जो होती है प्रेशर, अगर हमारे पास बहुत छोटा सा वॉल्यूम है तो dV हम कहेंगे, ओह नो dV नो, प्रेशर इनटू एरिया होता है, प्रेशर अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन एरिया।
नाउ तो हम लिख गए प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हमारी फोर्स जो हो गई है वो प्रेशर इंटू एरिया के बराबर हो जाएगी। अगर हम सपोज करें कि ये हमारा कंटेनर है, इट इज अ कंटेनर वी गोइंग टू है, ये हमारा पिस्टन है, यहां से हमने इसे, ये इसका एरिया ए है, इस पे कुछ प्रेशर इसे एक्सटेंड कर रहा है जो कि पी है, इस पर कुछ फोर्स लग रही होगी, इट एक्सपीरियंस एंड फोर्स जो कि इसके बराबर है। नाउ यहां पर हमने एक सब्सटेंस रखा है जो कि इसे फायर दे रहा है इस तरीके से, इट गिव्स फायर टू इट। ये सिस्टम से इसे ऐसे फायर मिल रही है इसे, और इसी कारण इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला। जब इसमें एक्सपेंशन हुआ तो यहां से ये कहीं यहां आ गया, फ्रॉम हियर टू इट कम हियर, इस तरीके से। पिस्टन पहले यहां था और पिस्टन यहां से उठ करके अब यहां ऐसे पहले यहां था। तो पिस्टन यहां से उठकर यहां चला गया, इसने डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया आवर पिस्टन, लेकिन वो इन बोथ कंडीशन टेम्परेचर टी जो है हमारा वो कांस्टेंट रहा। देयर इज नो चेंज गोइंग टू बी ऑकर विद इन आवर टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं किया। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हमने काम किया उसका कितना अमाउंट हुआ, हम जानते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू जो होता है बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्टेंस टी एक्स, इसके बराबर हमारा वर्क डन हुआ। तो एक्सपेंशन में हमारा वर्क पॉजिटिव होता है, तो वर्क की वैल्यू हमारे पास पी इंटू ए है, तो फोर्स इंटू एरिया इंटू डी एक्स के बराबर वैल्यू निकली हमारी। तो डी डब्ल्यू हमारा कितना हो जाता है एफ डॉट डी ए डी एक्स, इस तरीके से। नाउ डी ए डॉट डी एक्स एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा वॉल्यूम के इक्विवेलेंट होता है, डी ए डॉट डी एक्स जो है हमारा वॉल्यूम के बराबर होता है, यहां पी आएगा, पी प्रेशर, डी डब्ल्यू फोर्स की वैल्यू पी इंटू ए होती है, पी इंटू यहाँ दिया, पी इंटू ए किया, पी डॉट ये वॉल्यूम है तो डी वी के बराबर हो गया। ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। नाउ ये हमारे पास वर्क निकला स्मॉल डिस्टेंस के लिए। तो हमने अब निकालना है कि हमने वॉल्यूम V1 से लेकर के वॉल्यूम V2 तक ले जाने के लिए कितना वर्क किया। सो अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in taking the body from वॉल्यूम B1 टू वॉल्यूम B2, वॉल्यूम B1 से वॉल्यूम B2 तक ले जाने के लिए हमने कितना वर्क किया। तो उसके लिए हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन W
जो वर्क डन था 0 से W तक dW एंड इंटीग्रेशन वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक P डॉट dV वॉल्यूम। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नोट डाउन। Now, as we know an equation, that is ideal gas equation, ideal gas equation, that is equal to PV equals to nRT. PV equals to nRT. यहाँ P is the pressure, P हमारा प्रेशर है, B हमारा वॉल्यूम है, N is the number of moles and हमारा R है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज द टेम्परेचर। ये सारी बातें हमारे पास हैं। और हमारी प्रोसेस जो है वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आवर प्रोसेस इज गोइंग टू बी एन आइसोथर्मल प्रोसेस। इन दैट कंडीशन जो हम देख रहे हैं हमारा टेम्परेचर T जो है कांस्टेंट रहेगा। इट इज PV इक्वल्स टू nRT। तो इसमें हमारा जो प्रेशर है, जो टेम्परेचर ये कांस्टेंट है। तो PV इक्वल्स टू K हमारे पास निकल के आता है। नाउ जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग इट, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हमारे पास ये वैल्यू आती है dP B प्लस P डॉट dV, कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा। नाउ यहां से P डॉट dV इक्वल्स टू माइनस के V dP, और इसे प्रोड्यूस करने पर यहाँ पर हमारे पास आता है P dV इक्वल्स टू माइनस के P ऑन P। ये हमारे पास क्वेश्चन आती है एंड इट इज द इक्वेशन फॉर स्लोप ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए स्लोप निकलता है वो हमारा इस इक्वेशन से ऑब्टेन होगा। दैट इक्वेशन गिव अस स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम इसे देखें और हम इसे नोटिस करना चाहें तो हम यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमारे पास वॉल्यूम B है, ये हमारा प्रेशर P है, ये 0 है। अभी हमारा प्रेशर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था A पॉइंट से, दैट इज A पॉइंट पर प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, दैट इज A पॉइंट। नाउ A पॉइंट से होते हुए हमने जैसे उसमें वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, हमारा एक्सपेंशन हमने किया कुछ इस प्रकार से, तो ये हमारा B पर पहुंच गया और P1 ये B2 हो गया और वॉल्यूम B2 इंक्रीज हो गया। और ये हुआ कब? आइसोथर्मली, मतलब dt इज इक्वल टू 0, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट रहा इस कंडीशन में।
नाउ इस बात को समझने के लिए आगे हम देखेंगे, यहां से हम एक लाइन इस तरीके से लेते हैं और यहां से लाइन एक इस तरीके से लेते हैं। इससे हम बोलेंगे m, इसे बोलेंगे हम k। नाउ अभी हमें पता करना है कि हमने कितना वर्क किया, आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क किया। तो हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं? फर्स्ट नोट डाउन। इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां से कर देता हूं। तो इसकी ऐसा करने के लिए हम सबसे छोटा सा एरिया लेंगे। वी आर गोइंग टू टेक एन स्मॉल एरिया, दैट इज PQRS। हम PQRS एक छोटा सा एरिया लेंगे हियर। दैट इज PQRS। It is going to be a small area we are going to have taken by us। अब ऐसे स्मॉल एरिया हम बहुत सारे बना सकते हैं और ऐसे इस तरीके से ये सबका एरिया बराबर बराबर हमें ऑब्टेन हो। ऑल द एरिया वी ऑब्टेन मे बी ऑफ डिफरेंट लेंथ और डिफरेंट शेप, बट सबके एरिया एक जैसे हों। तो ये छोटे से एरिया का स्मॉल वर्क डन है, मीन टू से जो DW है हमारा वो बराबर है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो है इस एरिया के बराबर है, एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने रेक्टेंगल से लिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS इस तरीके से। तो टोटल वर्क डन हमें कितना मिलेगा? टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन जो होगा उसके लिए हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS दैट इज इक्वल टू W। और ये W हमारा पूरा एरिया यहां से यहां तक मिलता है, एरिया ऑफ ABPQRSP दैट इज सेक्टर। नाउ एरिया ऑफ फिगर ABKMA इसके बराबर ABKMA के बराबर हमें टोटल वर्क ऑब्टेन होगा। तो टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय एन कर्व। जो एरिया इनक्लोज हुआ है कर्व के द्वारा उसके बराबर हमें टोटल वर्क डन ऑब्टेन होगा। सिमिलरली ये हमने आइसोथर्मल के लिए किया है, बट इसी तरीके से हम एडियाबैटिक के लिए भी वर्क निकालते हैं। जो कर्व एडियाबैटिक ने कर्व अपने अंदर इंक्लूड किया है वो एडियाबैटिक का वर्क, और जो हमारे आइसोथर्मल कर्व ने कवर किया है वो आइसोथर्मल के लिए वर्क हो गया। इस तरीके से एडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल कर्व होते हैं वो अपने अंदर वर्क को दिखाने के लिए उनके अंदर एरिया को हम दिखा देते हैं। सो मूविंग फर्दर, हम जो एक क्वेश्चन कर रहे थे उसे आगे सॉल्व करते हैं। हमने यहां तक पहुंच गए थे, हाँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो था इंटीग्रेशन 0 टू W निकालना था टोटल अमाउंट ऑफ वर्क में, और दूसरा वहां से B1 से B2 तक हम यहां पर थे एंड P डॉट DV के बराबर हमारे पास वैल्यू थी। नाउ हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन थी दैट इज PV इक्वल्स टू nRT, ये हमारे पास इक्वेशन थी। सो हम अगर प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहें यहां से तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो आती है वो हो जाती है nRT अपॉन B। nRT अपॉन B के बराबर हमारे पास प्रेशर की वैल्यू निकल करके आती है। तो वैल्यू ऑफ प्रेशर वी आर गोइंग टू हैव इक्वल टू nRT अपॉन B। सो
इंटीग्रेशन 0 to w dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b1 to b2 और यहाँ nRT अपॉन b dv के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। नाउ nRT को n हमारा कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, r हमारा कांस्टेंट है, t हमारा कांस्टेंट है, तो हम इन तीनों को बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन 0 to w dw nRT इंटीग्रेशन v1 to v2 1 अपॉन b db, ये वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है। नाउ जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन b इक्वल टू लॉग e के बराबर होता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इक्वल टू लॉग e, और अगर log e x और यहाँ पर a और b लिमिट है तो यहाँ हम a और b लिख देते हैं, तो इट इज अ फॉर्मूला। तो 1 अपॉन b हमारे पास है, पहले हम इंटीग्रेट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ w इक्वल टू w और विद इट्स लिमिट 0 to w इक्वल टू n RT हियर log e b1 से b2 तक, log e b1 से b2 तक हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। नाउ हम यहाँ लिमिट लगाते हैं और इनको पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं, w माइनस 0 इक्वल टू n RT log e b2 माइनस log e b1, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। नाउ यहाँ वर्क डन इक्वल्स टू n RT, यहाँ log e b2 अपॉन b1, ये वैल्यू बनी। तो और ये हमारे पास वर्क डन बनता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, इट इज अ वर्क डन इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये हमारे पास नेचुरल लॉग है, अगर हम पावर ऑफ 10 के रेस्पेक्ट में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं एज वर्क डन n r 2.303 n RT log पावर 10 b2 अपॉन b1 इन जूल्स। ये जो वर्क है हमारा इन जूल्स में हमने निकाला, इन जूल्स, दैट वर्क वी आर गोइंग टू ऑब्टेन इन जूल। अगर हम इसको कैलोरी में निकालें, वर्क डन कैलोरी में हो 2.303 n RT के नीचे हमें J का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम जानते हैं 1 कैलोरी जो होती है 4.18 जूल के इक्विवेलेंट होती है। So 1J इक्वल टू 1 अपॉन 4.18 कैलोरीज। तो इस तरीके से हम 1 जूल की वैल्यू करके कैलोरी में पुट कर देंगे। ये 1 जूल के बराबर तो 4.8 करेंगे तो हमें कैलोरी की वैल्यू मिल जाएगी। लॉग की पावर 10 b2 अपॉन b1, ये हमारे पास वर्क की वैल्यू आती है इन कैलोरीज। साथ ही साथ 2-3 बातें और, हमारे पास जो अभी इक्वेशन निकली वो निकली थी P1 B1 इक्वल्स टू P2 B2, इसके बराबर हमारी इक्वेशन निकली है। तो हम यहाँ पर B2 अपॉन B1 जो है हमारा बराबर हो जाएगा
P1 अपॉन P2 इसके बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होंगी। इट इज अ इक्विवेलेंट फॉर दिस। नाउ टेकिंग इट, हम जब इन तीनों वैल्यू में पुट करते हैं तो हमें क्या क्या वैल्यू ऑब्टेन होती हैं। ये हमारा पहली इक्वेशन, ये दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों में जब हम पुट करेंगे तो हमें किस प्रकार से इक्वेशन ऑब्टेन होती हैं। पहला वर्क हमें मिलेगा इन रेस्पेक्ट टू प्रेशर एन आर टी लॉग ई P1 अपॉन P2 log RT P1 ऑन P2 के बराबर हमें पहला वर्क ऑब्टेन होगा। सेकेंड वर्क दैट इज W इक्वल्स टू 2.303 N RT log E P1 अपॉन P2 एंड थर्ड वन work done equals to 2.303 nRT upon J log E P1 upon P2। ये तीन वर्क हमें ऑब्टेन होंगे। वन मोर थिंग, हमने जो यहाँ पे कंसीडर किया था, वन मोल कंसीडर किया था, दैट इज वन मोल के कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू 1 होगी हमारी कंडीशन। जब नंबर ऑफ मोल 1 है तो n हमारा 1 के बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें वर्क की, तो वर्क इक्वल्स टू n हमारा 1 हो गया, तो RT log E B2 अपॉन B1 वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 RT log की पावर 10 B2 अपॉन B1 and work done equals to 2.303 RT upon J log की पावर 10 B2 upon B1। ये कंडीशन हमारी निकलती है जब हमने n इक्वल्स टू 1 मोल लिया, और ये कंडीशन थी नंबर ऑफ मोल n जब हमने रखेंगे तब, और जब 1 मोल हमने लिया तो हमारे पास ये कंडीशन निकल के आती है वर्क डन की। तो ये हमारे पास इक्वेशन थी आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना वर्क किया जाता है। नोट इट डाउन। लेट अस रिवाइज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। आज हमने जाना वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हम किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क करने के लिए हमने 1 मोल ऑफ आइडियल गैस को लिया। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज गोइंग टू बी प्रेजेंट विद इन इट, और ये हमारा कंटेनर जो है परफेक्टली कंडक्टिंग कंटेनर है, और हमारा फ्रिक्शनलेस पिस्टन है जो कि कंडक्टिंग है। और इस प्रकार से हमने जब एक सिस्टम से, आउटसाइडर सिस्टम से हीट प्रोवाइड कराई इसे, तो इसमें एक्सपेंशन देखने को मिला। इनिशियल प्रेशर इसके P1 B1 और टेम्परेचर ठीक था, और फाइनल में प्रेशर P2 वॉल्यूम P2 और टेम्परेचर T इसका निकल करके आया। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस वजह से इसका प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। और साथ साथ हमने ये बता दें कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है इसमें टेम्परेचर नहीं बदलता, इसलिए इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आता। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी जो कि उसके आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जो कि काइनेटिक मोशन या फिर कंट्रीब्यूशन की वजह से होती है, मॉलिक्यूलर मोशन या कंट्रीब्यूशन की वजह से जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मिलता है। जैसा कि हमें जाना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें टेम्परेचर कांस्टेंट देता है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर था वो हमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिला, और जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो हमें
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिलता है। सो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो हमने यहाँ पर हमारा एरिया ए और प्रेशर हमारे पास पी, तो हमारे पास फोर्स हो गई फोर्स प्रेशर इनटू एरिया। नाउ हमारे इस हमने कितना वर्क किया स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन dx के लिए, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन वी आर डूइंग dw इक्वल टू fdx के बराबर हमारा वर्क निकल करके आया। तो हम जानते हैं फोर्स की वैल्यू प्रेशर इनटू एरिया के बराबर है, तो प्रेशर तो एरिया और डिस्प्लेसमेंट, एरिया एंड डिस्प्लेसमेंट हमारे वॉल्यूम के बराबर होता है। नाउ हमने यहाँ पर एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई किया, तो dw की वैल्यू में p डॉट dv के बराबर हमें ऑब्टेन होती है। नाउ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द बॉडी फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू वॉल्यूम v2, तो टोटल वर्क डन 0 से w तक और वॉल्यूम v1 से v2 तक ले जाने के लिए कितना वर्क हमने किया। तो यहाँ पर हमारे पास ये वर्क बना। उसके बाद हमने आइडियल गैस इक्वेशन को समझा। आइडियल गैस इक्वेशन को जो कि थी हमारी PV इक्वल टू nRT। आइडियल गैस इक्वेशन वो होती है जो कि आइडियल गैसेस के द्वारा ओबे की जाती है। वो गैसेस जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं उसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। दैट इज इक्वल टू PV इक्वल टू nRT। और एक कॉम्बिनेशन होती है जो कुछ लॉस का, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलेर्स लॉ, जो कि हम अपकमिंग चैप्टर्स के अंदर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस उसमें हम पढ़ेंगे। तो PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, B वॉल्यूम है, N हमारा नंबर ऑफ मोल है, T हमारा टेम्परेचर है, जो हमारा R है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और इसे कैलोरी में भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ ये हमारे पास प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। यहाँ पर हमने यहाँ प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 था, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए हमने यहाँ पर से यहाँ तक लेके आए, और यहाँ तक हमने जब देखा कि कितना वर्क किया, तो जिसने इस स्लोप में जितना एरिया इंक्लोज किया है उतना ही वर्क हमारे सिस्टम के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ हमने जाना था कि जो हमारा इस सिस्टम ने एरिया इंक्लोज किया वो A/B/K/M/A के बराबर है, तो इसके द्वारा वर्क जो किया गया होगा वो इतना होगा। साथ ही साथ हमने इक्वेशन स्लोप की इक्वेशन भी फाइंड आउट की, जैसे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी आर गोइंग टू हैव टेम्परेचर कांस्टेंट, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर PV इक्वल्स टू K हो जाता है, और जब डिफरेंशिएट किया तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हमें नेगेटिव P अपॉन B ग्राफ मिला, और नेगेटिव P अपॉन B हमने किया तो हमें इस तरह ग्राफ मिलता है, और ये हमारे पास स्लोप होता है आइसोटोपिक प्रोसेस का। ये सारी बातें समझने के बाद में अब हम समझते हैं PV इक्वल टू nRT। जो PV है, यहाँ पर अगर हम प्रेशर को फाइंड आउट करना चाहें तो P की जगह nRT हम कर सकते हैं। वी आर एबल टू पुट P इक्वल टू nRT अपॉन B, प्रेशर की वैल्यू। लेट अस सी फॉरवर्ड। यहाँ पर हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू W dW और वॉल्यूम V1 से V2 तक PdV ये वैल्यू है हमारी। हमने प्रेशर की वैल्यू जो हमारी निकली थी nRT अपॉन B यहाँ हमने पुट किया। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं N, R और T हमारे कांस्टेंट हैं, nRT आर कांस्टेंट, तो वी आर गोइंग टू टेक देम आउट। nRT को हमने बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन V1 से V2 तक 1/B dV के बराबर वैल्यू ऑब्टेन होती है। जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास log E V1 से V2 तक वैल्यू ऑब्टेन होती है। जब हमारे पास ये वैल्यू है log E V1 से V2 तक, तो हम यहाँ पर इसकी जो हमारी लिमिट्स हैं ओपन करते हैं, पुट करते हैं, और यहाँ पर जो हम इनको पुट करने पर हमारे पास वैल्यू ये आती है 0 माइनस W माइनस 0 nRT log E V2 माइनस log E V1 के बराबर। और हम जानते हैं ये हमने कैसे किया कि log A माइनस log B को हम log A अपॉन B के टर्म में नोट डाउन
कर सकते हैं, log A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमने इसे किया। इसके बाद हमने नेचर लॉग से पावर ऑफ 10 के रेस्पेक्ट में एज अ बेस 10 के रेस्पेक्ट में लिखा, तो हमें ये वैल्यू मिली 2.303 nRT log B2 B1। इसी तरीके से अगर हम ये हमने जूल में निकाला, कैलोरी में निकालेंगे 2.303 nRT J log B2 अपॉन B1। दूसरी बात हमने यहाँ देखा, इस इक्वेशन को लेते हुए P1 B1 P2 B2 हम कह सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा B2 अपॉन B1 बना, अब P1 अपॉन P2 बना। तो हम जहाँ जहाँ B2 अपॉन B1 है, अब P1 अपॉन P2 हमने रख किया, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आई। और हमने यहाँ पे 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो वर्क डन इक्वल टू RT log E B2 अपॉन B1, वर्क डन इक्वल टू 2.303 RT log E B2 अपॉन B1। ये सारी वर्क डन की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती हैं। तो इट इज द वर्क डन of isothermal process. Note it down.